हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन आपके किसी भी जेई की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको लगभग सभी स्टेट के जेई की एग्ज़ाम जितने भी हो रहते हैं उनका पेपर मतलब उनका क्वेश्चन दिया रहता है और उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। चलिए, अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि फॉर ए वोल्टेज सोर्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए वोल्टेज सोर्स। तो एक जो वोल्टेज सोर्स के लिए क्या हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज इज हाइयर देन द सोर्स ईएमएफ। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे एक वोल्टेज स्रोत, जो आपने वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स से जैसे आपने ये वोल्टेज सोर्स है आपका, उसके बाद ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये मान लीजिए आपका टर्मिनल ए और बी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा और ये जो वी होगा ये वोल्टेज सोर्स होगा। तो बेसिकली ये वोल्टेज सोर्स हमेशा इस मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज के पास जाने से पहले क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हल्का होता है, मतलब कि लो होता है, लेकिन सीरीज में कनेक्ट होता है। तो सीरीज में कनेक्ट होने के कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण से जो टर्मिनल वोल्टेज है वह कभी भी सोर्स वोल्टेज से अधिक नहीं हो पाता। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला कि जो आपका सोर्स वोल्टेज होता है ये हमेशा बड़ा होता है किससे, वह हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। लेकिन आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप हमेशा बताना कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कभी भी जो अधिक नहीं हो सकता है किससे, सोर्स वोल्टेज से, यानी सोर्स ईएमएफ से टर्मिनल वोल्टेज कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कि ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल कैरीज ए करेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। देखिए, वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला सरल चालक धारा को वहन करता है, निम्न में से इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ध्यान से एक एक ऑप्शन को पढ़िए कि नो फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर एट एनी पॉइंट, या फिर उसके बाद एन एक्सियल फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर टेंडिंग टू इंक्रीज इट्स लेंथ, ए रेडियल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस टेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शनल, ए रेडियल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस टेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शनल। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि माना जैसे कि एक वृत्ताकार परिच्छेद है जिसमें धारा वहन हो रहा हो, तो धारा का प्रवाह समांतर चालक के फॉर्म में प्रवाहित हो रहा हो। धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होने के कारण चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसमें अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है। इसे पिंच इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है। तो क्या है क्वेश्चन की, वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला सरल चालक धारा को वहन करता है। ठीक है। तो धारा को जब भी वहन करेगा तो ये समझ जाइए कि दो चालक हैं, अगर दो पैरेलल में काम कर रहे हैं तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा जो कि अट्रैक्शन वाला होगा। ठीक है, एक आकर्षण वाला फोर्स काम करेगा। दो कंडक्टर हैं, अगर दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो मतलब विपरीत है, तब भी इनके बीच में फोर्स काम करेगा और वह फोर्स आपका होगा रिपल्सन फोर्स। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। गैसों में जो करंट का फ्लो होता है किसके कारण होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के कारण, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के कारण, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस के कारण। तो देखिए, जो गैसेस आपके पास होती हैं उन गैसों में करंट का जो प्रवाह होता है वह आपका होता है इलेक्ट्रॉन के कारण तो होता ही है,
साथ में जो आयन्स हैं, आयन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। तो गैसों में पॉजिटिव आयन के कारण भी धारा का प्रवाह होता है और निगेटिव आयन के कारण भी धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर एक चालक में बोल दे तो चालक में सदैव जो करंट का फ्लो होता है वह केवल और केवल किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखा करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और अगर आप इन सब चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में गलती करके आ जाओ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए गैसों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन के कारण होता है, जबकि ठोस शुद्ध चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अर्थात जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है वह चालक सबसे अच्छा चालक कहलाता है, जबकि गैसों में इलेक्ट्रॉन एवं आयनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन भी आप देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें नहीं मिल जाती हैं आपको, जो चीज़ें नहीं मिले उसको नोट डाउन करो, आपका बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन होएगी। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग नहीं करता। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग नहीं करता। इलेक्ट्रिक फर्नेस, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, यानी कि वैक्यूम क्लीन देखिए किसका, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग नहीं करता। तो जो आपका वैक्यूम क्लीनर है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग करता है। वैक्यूम क्लीनर यानी वैक्यूम क्लीनर निर्वात मार्जक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निर्वात मार्जक, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता, जबकि विद्युत भट्टी, विद्युत आयरन, गीजर आदि सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब प्रयोग करते हैं। देखिए जो वैक्यूम क्लीनर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा यांत्रिक प्रभाव को प्रयोग करता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्यूम क्लीनर किस पर काम करता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा यांत्रिक प्रभाव का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैकेनिकल इफेक्ट पर आपका काम करता है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 4 मतलब 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई लाइन। इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज, 400 वाट के बल्ब हैं और 200 मतलब वोल्टेज लाइन से समांतर में जुड़े हुए हैं। यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप कि नो बल्ब विल बी लाइट, ऑल द 4 बल्ब विल लाइट, रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल लाइट, नन ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन होगा कैसे ये ध्यान से समझिए आप। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि ये आपकी 3 ब्रांच है। ठीक है, हम ऐसे मान के चलते हैं हमारे पास ये 3 ब्रांच है, तीनों किस में कनेक्टेड है, मैंने मान लिया ये तीनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। अब ये पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो मैं इसको बल्ब मान के चल रहा हूँ कि ये बल्ब थे तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ा है। कितनी मान लीजिए हमारे पास जो वोल्टेज दे रहे थे वो वोल्टेज हमारे पास था 200 वोल्ट। तो पहली चीज़ तो जान जाओ कि अगर 200 वोल्ट पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस भी 200 मिलेगा, इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट मिलेगा और इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट मिलेगा। यानी तीनों पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस 200 वोल्ट ही मिलेगा। उसके बाद पैरेलल में जोड़ने से फ़ायदा क्या होता है कि पहली बात तो सबको वोल्टेज सेम मिलता है। पहली चीज़ तो ध्यान से समझिएगा कि सबको वोल्टेज सेम मिलता है। उसके बाद जितनी रेटिंग है, जैसे मान लीजिए इसकी रेटिंग अब 5 एम्पियर की है, इसकी रेटिंग 10 एम्पियर की है, इसकी रेटिंग 12 एम्पियर की है, तो उसके हिसाब से ही करंट का फ्लो होता है। ये नहीं है कि मतलब कि करंट का फ्लो किसी और कारण मतलब कि 5 एम्पियर का तो 7 एम्पियर इसमें फ्लो होगी, नहीं, जितनी रेटिंग है उतनी ही करंट इसकी फ्लो होगी। उसके बाद सबसे मेन फ़ायदा आपको क्या दिख रहा है कि अगर सपोज किसी कारण से ये जो बीच वाला ये मान लीजिए ये मेरा ख़राब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो इसको मैं यहीं से हटा दूंगा, ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 200 वोल्ट जो है ना वो इसके यहाँ मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब जब इनके यहाँ वोल्टेज मिलेगा और ये दोनों सही हैं प्रॉपर, मतलब कि इनमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनमें करंट का फ्लो होगा और ये बल्ब होंगे तो ये जलेंगे। क्लियर, यानी अगर किसी एक में कमी हो रही है तो बाकी के जितने भी हैं वो सब के सब अपनी प्रॉपर फॉर्म में काम करते रहेंगे, उन पर मतलब उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब भी हम पैरेलल में इसका कनेक्शन करते हैं तब। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
यानी रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल लाइट, यानी कि बाकी के जो 3 बल्ब बच गए हैं वह तीनों के तीनों आपके क्या करेंगे, लाइट देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये 100 वाट लाइट बल्ब बर्न ऑन एवरेज ऑफ 10 आवर ए डे फॉर 1 वीक, द वीकली कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विल बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या बोला है, एक तो 100 वाट का बल्ब है और एक सप्ताह में वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। प्रतिदिन वह कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। ऊर्जा का साप्ताहिक उपभोग यानी कि एक हफ्ते में कितना कंज्यूम किया होगा एनर्जी को, यही आपसे पूछ रहा है, कितनी यूनिट। ठीक है, तो देखिए 100 वाट का बल्ब है, इसका एक्सप्लेनेशन ही हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए एक 100 वाट का बल्ब है, एक सप्ताह में प्रतिदिन वह 10 घंटे जलता है, तो ऊर्जा का साप्ताहिक उपभोग जो होगा वो 7 यूनिट होगा। लेकिन कैसे होगा ये हमें नहीं पता, तो हम निकालते हैं। देखिए कैसे, P बराबर आपको 100 वाट दिया है, T जो दिया है 10 आवर पर डे, यानी कि एक दिन में 10 घंटे, तो E बराबर जो होता है ये होता है P गुणे T, P गुणे T। ठीक है, अभी मैं इतना ही निकाल रहा हूँ। P आपको दिया है 1000, P आपको कितना दिया है 1000 गुणे T, ठीक, तो E बराबर जो होता है वो होता है P गुणे T। ठीक, तो P जो होता है आपका वो हो गया आपका वाट, मतलब कि कितने वाट का है। T आपको टाइम दे रखा, टाइम आपको 10 घंटे दिया है पर डे का, तो P का मान आपको 100 वाट मिला है, गुणे T आपको मिला है 10 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर आपको मिल गया E का मान। लेकिन आप ध्यान से अगर चीज़ को समझो तो आपसे पूछा कि वीकली यानी एक हफ्ते में कितना कंज्यूम करेगा, तो ये तो हमने एक दिन का निकाला क्योंकि 10 घंटे ही चलेगा एक दिन में, लेकिन एक हफ्ता कितना, 7 दिन का, तो 7 दिन मतलब 70 घंटे, 70 घंटे का मतलब कि फिर आप एक हफ्ते का निकालोगे तो 7 गुणे 1000 करोगे, 7 गुणे 1000 तो 7000 वाट आवर होगा, ये आपका निकल के आएगा 7000 वाट आवर। लेकिन आपको पता है कि हमको कंजम्पशन बताना है कि कितना होगा, तो यूनिट में, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब यूनिट में दिया है। तो एक चीज़ याद रखना कि एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। लेकिन आपने निकाला कितना, 7000 वाट आवर निकाला है, ना कि किलो वाट आवर निकाला है। तो सबसे पहले वाट आवर को आप कन्वर्ट करोगे किस में, किलो वाट आवर में। तो इसको जैसे ही हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 7000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप वाट से किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग देना, किलो वाट से वाट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है कि किलो वाट से आप वाट में कर रहे हो तो 1000 से गुणा कर देना। ठीक है, वो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारा किलो वाट आवर हो जाएगा, तो 1000 से 7000 हो जाएगा तो बचेगा 7 किलो वाट आवर, 7000 किलो वाट आवर। तो 7000 किलो वाट आवर का मतलब कितना है कि आपको पता है कि मैंने बताया कि एक यूनिट आपका कितना होता है, 1 किलो वाट आवर के बराबर। तो 7 किलो वाट आवर कितने यूनिट के बराबर होगा, 7 यूनिट के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 यूनिट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वेन एवर करेंट इज सप्लाइड बाई ए सोर्स इट्स टर्मिनल वोल्टेज। अब देखिए, वेन करेंट इज सप्लाइड बाई ए सोर्स इट्स टर्मिनल वोल्टेज, तो जब कभी एक स्रोत द्वारा विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन कैसे होगा इस चीज़ को आप समझो। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था तो उसमें मैंने ये बताया कि एक वोल्टेज सोर्स आपके पास है, ठीक, और मैंने ये आपका मिल गया मान लीजिए टर्मिनल वोल्टेज ए और बी, ठीक, ये वोल्टेज सोर्स है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज को हम मान लो वी ए बी लिख रहे हैं, वी ए बी जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे, वी से। ठीक है, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा कभी भी अधिक नहीं हो सकता वोल्टेज सोर्स से। लेकिन अगर जब करंट का फ्लो होगा, पहली चीज़ तो समझना, जब आपने मान लो कि कोई करंट नहीं फ्लो हो रही तो उस कंडीशन में जो वी ए बी होगा, ठीक है, जो वी ए बी होगा वो वी के बराबर होगा जब कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज सोर्स है तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये V तो आपके पास मान लीजिए 100 है, ठीक,
तो यहाँ पे मान लीजिए 2 वोल्ट आपका ड्रॉप हो गया, मान के चलते हैं कि 2 वोल्ट यहाँ पे हमको ड्रॉप हो जाएगा, तो टर्मिनल पे आपको कितना मिलेगा, 98 वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जब तक करंट का फ्लो नहीं हो रहा था उस कंडीशन में जो सोर्स वोल्टेज है वह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। लेकिन इन केस अगर आपका जो सोर्स वोल्टेज है, अगर जो सोर्स वोल्टेज है उससे करंट का फ्लो होने लगे तो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, जिससे कि टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होगा, घट जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिक्रीजेस। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी एक स्रोत द्वारा विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है तब उसका टर्मिनल वोल्टेज घटता है, क्योंकि जो हमारा सर्विस तार होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है जिससे टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। अब कैसे होता है, इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द करंट रेटिंग ऑफ ए 5 किलो ओम 1/2 यानी हाफ वाट रजिस्टर इज। अब देखिए आपको दिया क्या है, P का मान दिया है 1/2 वाट और आपको R का मान दिया है, ठीक, R का मान आपको दिया है 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। ठीक है, तो देखिए अब आपको R दिया है और आपको क्या दिया है, P दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है करंट रेटिंग यानी I का मान पूछा है। ठीक, अब I देखिए P और I और R में तीन मतलब ये चीज़ें हैं, तो तीनों में संबंध क्या होता है, मैंने कितनी बार पावर का संबंध बताया आपको, तो याद होगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो करेक्ट होगा कि P बराबर I स्क्वायर R, यही वाला सूत्र होता है। इसी सूत्र पे आप रख दो, इसको सारी चीज़ें रख दो, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए P बराबर I मतलब कि I स्क्वायर R, तो I बराबर जो होगा वो √P/R हो जाएगा। ठीक है, I बराबर जो होगा √P/R। तो P का मान आपको 1/2 दिया है और R का मान 5 किलो ओम दिया है। ठीक है, 5 किलो ओम, तो किलो का मतलब कि मैंने कहा था किलो को आप जब ओम में बदलोगे तो 1000 से गुणा कर देना, तो 5 × 1000 ये कितना हो जाएगा, 5000 ओम, 5000 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो √P/R, तो P का मान 1/2 × 5000, जैसे ही इसको हम मतलब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.01 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जल्दी जल्दी में वहाँ पे √ आप निकाल नहीं पाते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की हमेशा आप प्रैक्टिस करके जाया करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये सिंगल फेज 220 वोल्ट 1000 वाट रजिस्टिव इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट DC सोर्स, व्हाट इज द पावर एब्जॉर्ब बाय द हीटर फ्रॉम द 110 वोल्ट सोर्स। अब ये क्वेश्चन क्या है कि एक सिंगल फेज 220 वोल्ट 1000 वाट प्रतिरोधी विद्युत हीटर को 110 वोल्ट DC स्रोत से जोड़ा जाता है। 110 वोल्ट स्रोत से हीटर द्वारा अवशोषित शक्ति क्या होगी। अब देखिए आपको सब दिया है, लेकिन आपसे पहले पूछा है कि पहले आपने उसको 220 वोल्ट से जोड़ा था। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको पता है कि आपको V पता है कितना है, 220 है। ठीक है, उसके बाद आपको P दिया है 1000, P आपको कितना दिया, 1000 वाट। आप सीधा करो R का मान निकालो। अब आपको पता है कि P बराबर होता है V²/R, V²/R। अब V²/R से आप R का मान यहाँ से निकालोगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, ये लगाया है तो हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए क्या किया है कि P बराबर V²/R, यहाँ से इनने निकाला है R का मान, तो जैसे ही आप R का मान निकालोगे तो आपका आएगा 484। ठीक है, 484 यानी कि 48 मतलब कि 48.4 आ गया है आपका आंसर R का। तो फिर हम क्या करेंगे कि P बराबर V²/R। अब R आपको दिया है, V तो आपको 110 वोल्ट दिया है क्योंकि बाद में सप्लाई चेंज हो गई है तो 110 वोल्ट हो गई है, तो 110 वोल्ट पे बस आप मल्टीप्लाई करो, आप निकालोगे कि 250 वाट आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है, कोई मान लीजिए वोल्टेज से रिलेट कर रहा है, पावर से रिलेट कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट सोचो कि P बराबर जो होता है वो V²/R होता है, V²/R, यानी कि P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V² के। P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V² के। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप एक चीज़ बताओ मेरे से कि P बराबर V², ठीक है, V², तो इसका मतलब है कि 1000 वाट जो है वो 220 × 220 पे है, × 220 पे है।
आपको निकालना कितने पे है, 120 गुणे 120 पे, सॉरी 110 गुणे 110 पे, 110 गुणे 110 पे निकालना है। तो भाई 220 गुणे 220 का मतलब 1000 वाट है। तो इसको हम क्या करेंगे, 220 में 2 कॉमन ले लो, फिर 220 में 2 कॉमन, यानी 4 गुणे 110 कर सकते हो ना, 4 गुणे 110 गुणे 110 बराबर 1000 वाट। ठीक, तो 4 को आप भेज दो इधर, ठीक, तो ये बटे में हो जाएगा, तो 110 गुणे 110 बराबर हो जाएगा 1000 बटे 4, तो आपका निकल के आ जाएगा 250 वाट। तो हम आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आपका आंसर वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, यानी एक चालक किस गुण की वजह से परिपथ में धारा प्रवाह के लिए पथ प्रदान करता है, कंडक्टेंस के, रिलक्टेंस के, रेजिस्टेंस के, इंडक्टेंस के, किसके कारण से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस के कारण, यानी कंडक्टेंस के कारण ही जो चालक होता है किसी में भी धारा का प्रवाह करता है, सपोर्ट करता है, यानी कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस जो होता है चालक का धारा प्रवाह करने का एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो आपका चालकता होती है यह प्रतिरोध की व्युत्क्रमण मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब है कि रेसिप्रोकल, तो 1/g से हम ऐसे लिखते हैं। और ये g जो है, ठीक है, ये g इसी को हम बोलते हैं चालकता यानी कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है यह होता है महो या फिर सीमेन, महो या फिर सीमेन इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि ये फिलामेंट लैंप ऑफ 40 वाट 110 वोल्ट इज कनेक्टेड सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शुड बी। अच्छा एक चीज़ मेरे से बताओ कि एक फिलामेंट लैंप है जो कि 40 वाट का है और 110 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। अब देखिए जो बल्ब है, बल्ब की रेटिंग आपको दे दिया है P का मान 40 वाट और आपका जो वोल्टेज उसको मिल रहा है वो 110 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये मान लीजिए कि हमारा ये बल्ब था और उसके सीरीज में ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा बल्ब है। ठीक है, उसके सीरीज में हमें ये और उसके सीरीज में हमने ये जोड़ दिया आपका 230 वोल्ट की सप्लाई, 230 वोल्ट की सप्लाई। अब इसका 110 वोल्ट मिल रहा है, ठीक, और ये 40 वाट का है और ये आर है, तो आपको आर का मान ही बताना है कि कैसे निकालेंगे। एक चीज़ मेरे से बताओ कि जब आप एक चीज़ देखो कि हम जब निकालेंगे तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर 110 वोल्ट यहाँ है, ठीक, अगर 110 वोल्ट यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 230, 110 माइनस होगा तो 120 वोल्ट आपको यहाँ मिलेगा, 120 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन चलो 120 वोल्ट हमें मिल गया तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें यही चीज़ मिली और तो कुछ मिला नहीं हमको। एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर हम इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस निकाल लें तो फिर बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि पहले 40 वाट और 110 वोल्ट का रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें किसी और तरीके से लगाया तो हम वो तरीका भी देख लेते हैं। देखिए इसने क्या किया है, इसमें कुछ नहीं, आपको बस P बराबर आपको दे दिया है V/I, यानी कि जो बल्ब था उसका वोल्टेज आपको दिया है, उसका आपको पावर दिया है, तो उसकी करंट निकाल लिया है। तो उसकी जैसे ही आप करंट निकालोगे ना तो आप देखोगे कि इसकी करंट आपको निकल के मिलेगी 0.3636 एम्पियर, इतनी करंट मिली। तो मेरे को अच्छा एक चीज़ ध्यान से बताओ, चलो मैं इसी तरीके से देखता हूँ। तो ये मान लीजिए आपका बल्ब था और ये रेजिस्टेंस हमने इसे कनेक्ट किया, ठीक है, ये 230 वोल्ट की सप्लाई ये लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ मान लीजिए कि 0.3636 की करंट फ्लो हो रही थी। तो ये बल्ब जो है ये आर के संग कैसे कनेक्ट है, आर के संग कनेक्ट है सीरीज में। तो इसका मतलब है कि 3636 जो करंट फ्लो हो रही है यानी 0.3636 वह रेजिस्टेंस आर में भी उतनी ही करंट होगी, रेजिस्टेंस आर में भी उतनी ही करंट जाएगी, यानी कि यहाँ की करंट भी कितनी होगी 0.3636 होगी। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि करंट आपने मान लो 0.36 निकल गया, तो अगर यहाँ का वोल्टेज आपको 110 वोल्ट दिया था तो फिर यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो 120 वोल्ट होगा। मैंने बताया था
कि ये 230 वोल्ट था, तो यहाँ पे आपको 110 वोल्ट मिल रहा है, तो जो बचेगा वो यहाँ पे मिलेगा। भाई केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है कि समस्त वोल्टेज ड्रॉप तथा वोल्टेज स्रोत का योगफल 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 230 में से 110 निकलेगा तो बचेगा 120। अब 110 और 120 कितना होता है, 230 होता है। तो इसका मतलब है कि ये 230 मतलब 120 यहाँ पे होगा। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.3636 करंट फ्लो हो रही है। अब आपको एक बात बताओ, कुछ भी करना है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कि जब आपको पता है कि I इंटू आर बराबर V, ठीक है। जैसे कैसे निकालेंगे, ये देखिए, जैसे आपका बल्ब था, ये आपका रेजिस्टेंस था, R था, R आपको नहीं पता था, वोल्टेज आपको पता है 120 वोल्ट, करंट आपको पता है 0.3636, ठीक। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ओम के नियम बराबर V बराबर I इंटू आर। तो I इंटू आर मतलब V का मान आपको दिया है 120 बटे I का मान दिया है 0.36। तो जैसे ही आप निकालोगे ना, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 330 ओम, और यही इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, 330 ओम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो, थोड़ा सा आसान ही है, बस थोड़ा सा आपको समझने की बात थी। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा 330 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज गिवन एज, यानी किसी पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किस तरह से व्यक्त करते हैं। आर टी माइनस आर नॉट अपन आर नॉट टी टू माइनस टी वन, आर नॉट माइनस आर टी अपन आर वन, ठीक है, अंडर रूट मतलब अंडर कोष्टक टी वन माइनस टी टू। तो ये सारे के सारे आप मतलब ऑप्शन देख लो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होता है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध ताप गुणांक यदि 0 डिग्री सी पर तार का प्रतिरोध आर नॉट है तो टी डिग्री सी पर आर टी हो, तब आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी होता है, और जहाँ पे अल्फा है यही प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ठीक है, और जो कि एक नियतांक है। तो ये अल्फा बराबर क्या होता है, आर टी माइनस आर नॉट अपान आर नॉट कोष्टक में टी टू माइनस टी वन जो होता है ये प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला होता है। देखिए नोट, किसी धातु के तार का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसके परंत ताप के लगभग समानुपाती होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन इट्स नोन एज, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो आपको ऊर्जा देने में सक्षम है, यानी ऊर्जा देने में सक्षम है, तो उसे हम क्या कहते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलेटरल एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। तो इसको हम कहते हैं जो ऊर्जा देने में सक्षम होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट, जो देने में सक्षम है, और जो ऊर्जा को लेने में सक्षम होता है उसे कहते हैं पैसिव एलिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वह तत्व जो ऊर्जा को डिलीवर कर सकता है वह एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे धारा स्रोत हो गया, वोल्टेज स्रोत, बैटरी हो गई, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और जो एलिमेंट एनर्जी का उत्पादन नहीं कर सकते उन्हें पैसिव या निष्क्रिय तत्व कहते हैं, जैसे आरएलसी यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।